शुरू कर लिया था। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम क्या होता है, फिर उसके लिमिटेशंस को पढ़ा। ठीक है, उस पार्ट में कोई दिक्कत बार्टर सिस्टम या बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस में? नहीं। नहीं। फिर हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स के मनी को देखा। उसमें कोई डाउट है ना आपको? क्या डाउट है? कमोडिटी मनी में। कमोडिटी मनी मतलब अगर कोई भी चीज आपने बनाई है किसी भी स्पेसिफिक चीज से, तो मतलब कोई भी चीज अगर किसी स्पेसिफिक कमोडिटी से बनी है, तो उस चीज की कीमत उस स्पेसिफिक कमोडिटी की वैल्यू जो उसमें लगी है उससे तय की जाएगी। जैसे कि गोल्ड के बिस्किट्स जो नहीं होते हैं, यस सर। तो वो बनते किससे? गोल्ड से बनते हैं ना। तो उसमें जितना हाँ। ग्राम गोल्ड लगता है वो उसकी वैल्यू तय करता है कि कितना ग्राम उसमें गोल्ड गोल्ड लगा है। अब जितने ग्राम उसमें गोल्ड लगा होता है उसकी कीमत निकाली जाती है कि आज की डेट में उसकी मार्केट में कीमत कितने रुपए है, और वही उस गोल्ड बिस्किट की कीमत तय कर ली जाती है कि इतने ही रुपए का वो गोल्ड बिस्किट होगा। ठीक है। सर जो मेरी बुक में लिखा है वो बता दीजिए। हाँ, कहाँ लिखा है आपकी बुक में? In the earliest period of human civilization, हम्म। any commodity that was generally demanded and chosen by common consent was used as money. उसमें के ये लिखा हुआ है कि अर्लियर टाइम्स में, एंशियंट पीरियड में जो होता था कि कोई भी एक कमोडिटी जो कि लोग तय कर लेते थे ना, कि इसी कमोडिटी का यूज करके हम लोग आदान प्रदान करेंगे किसी भी गुड्स का, तो उसको कमोडिटी मनी कह दिया जाता था। जैसे कि So इसमें एग्जाम्पल है फर स्किन सॉल्ट राइस व्हीट यूटेंसिल वेपन्स एक्सेट्रा वर कॉमनली हाँ, तो यूज्ड एज वो मनी। एंशियंट टाइम में ये होता था कि कोई भी आपका मतलब चीज ले लिया जाता था कि जैसे कि ले लो कि वो कह देते थे कि सॉल्ट लेके कोई भी आदमी को कुछ भी बेचना है तो उसके तो फिर बदले ये भी तो सामने। बार्टर सिस्टम में ही आ रहा है ना, तो इसमें इवोल्यूशन क्या हुआ? क्या? तो सर ये भी तो बार्टर सिस्टम जैसा हो गया। हाँ, ये बार्टर जैसा हो गया, और ये इसका असली मीनिंग भी नहीं है कमोडिटी मनी का। कमोडिटी मनी का असली मनी जो मैंने वो गोल्ड बिस्किट वाला बताया वही होता है। ठीक है, आप गूगल पे जाके भी इसको सर्च कर सकती हो, कमोडिटी मनी का मीनिंग। तो क्योंकि इसमें तो राइस सॉल्ट ऐसे एग्जांपल्स लिखे हैं, ये तो बार्टर सिस्टम में आएगा। और फिर इसमें बता रहे टॉपिक में इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो इसमें मनी का क्या यूज था, क्या ये ही देखो, इवोल्यूशन? कमोडिटीज मनी whose value comes from a commodity or which it is made, यानी जिस चीज से आपने उस चीज को बनाया है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर चीज से आपने उस चीज को कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें, वो उसकी असली कीमत मानी जाएगी। ठीक है, जैसे आपने टी बनाया, ठीक है, यहाँ पे सामने इमेज टी वगैरह की भी है, टी वगैरह भी इसका एग्जांपल होता है। तो टी को कितनी कीमत में आप बेचोगी वो कैसे डिसाइड करोगी? उसमें जो चाय पत्ती डाली है वो कितने रुपए की डाली है, उसमें जो चीनी डाली है वो कितने रुपए की डाली है, दूध डाला है वो कितने रुपए का डाला है, उन सबको ऐड वैड करके ये कीमत निकालोगी ना, कितने रुपए का है। ठीक है, कि चाय की कीमत कितने होंगी। वैसे ही सेम गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये सब चीजें आएंगी। वो जो मीनिंग लिखा हुआ है आपका, वो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम का ही मीनिंग है जो कि उसमें लगा दिया गया है कमोडिटी मनी में। कमोडिटी मीनिंग का असली डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये देखो, और ये एज पर विकिपीडिया है। ठीक है, ठीक है, तो वो जो आपकी में डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं बार्टर की ही डेफिनेशन उठा के उसमें डाल दी गई है मैम। ठीक है, कमोडिटी मीनिंग मनी का मीनिंग यही होता है। ठीक है, आप कहीं भी देख सकते हैं तो यही मीनिंग लिखा हुआ है। ये प्रेप एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। ये देखो, कमोडिटी इज मनी दैट इज बैक्ड बाय अ कमोडिटी दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू,
इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जिस चीज़ से वो बनी है उसकी कुछ वैल्यू हो। इंट्रिंसिक वैल्यू डिनोट्स द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इवन इफ इट इज नॉट यूज्ड एज मनी। ठीक है। ये तो अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता था कि जो राजा महाराजाओं के टाइम पे वो अशर्फिया वगैरह नहीं चलती थी, तो उसकी कीमत कैसे तय की जाती थी? वो तय की जाती थी आपका जिस वैल्यू से वो बनी है, जितना गोल्ड उसमें लगा हुआ है, ठीक है, जितना ग्राम्स उसमें गोल्ड लगा है उतने रुपए की वो अशर्फिया होंगी। ठीक है, उस चीज़ से वो कीमत तय की जाती थी, तो वो भी कमोडिटी मनी हो सकता है। क्लियर है? यस सर। बट आटा दाल चावल ये सब चीज़ें तो उसमें नहीं आएंगी, वो तो बार्टर में ही आएंगी। ठीक है, सॉल्ट वगैरह। और कुछ बताओ। हाँ, सर वो लास्ट में पूछूंगी अभी। लास्ट में क्या अभी पूछ लो, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करें। तो मेरी बुक का बता दीजिएगा, बट वो बुक में टोटल 6 पॉइंट्स हैं। क्या इवोल्यूशन के? नहीं, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। अच्छा, चलो ठीक है, तो वो अभी देखते हैं। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ लिए? हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट? दो तरीके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ठीक है, फ्लो हो रही हैं। और स्टॉक कॉन्सेप्ट यानी एक स्थायी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मनी सप्लाई एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब मनी सप्लाई के बारे में ज़रा सा लिखो। सर क्यों तो सप्लाई हो रहा है ना, तो सर ये स्टॉक क्यों होगा? अरे लिखो तो पहले। मनी सप्लाई रेफर्स टू द stock of money held by people of a country at a particular point of time, full stop। अब ये बात क्लियर है ना कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या है? जो सप्लाई लिखा है वो उसे भ्रमित कर रहा है। ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब असल में यही होता है कि वो पैसा जो देश के लोगों ने एक वक्त के ऊपर होल्ड करके रखा हो अपने पास, वो मनी सप्लाई होता है। लोगों ने जो पैसा अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है वो मनी सप्लाई में आता है। सरस है? हाँ, सर क्या? सरस है मतलब बराबर है। हाँ। हम्म, आगे लिखो सिंस कॉमा गवर्नमेंट एंड द बैंक्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, ब्रैकेट में सप्लायर्स ऑफ मनी, कॉमा therefore, comma stock of money held by them is not included in the money supply। ठीक है, ये भी बात क्लियर है ना? इंडिविजुअल्स ने जो पैसा होल्ड करके रखा है, बिजनेसमैन ने जो पैसा होल्ड करके रखा हुआ है,
वो सब मनी सप्लाई में आएगा। पर गवर्नमेंट्स ने और बैंक्स ने जो पैसा होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स और बैंक्स की वजह से ही तो मनी फ्लो करती है मार्केट में। उन्हीं की वजह से तो मनी पैसा आता है मार्केट में। गवर्नमेंट की मर्जी के बिना थोड़ी ना पैसा आ सकता है। यस सर। और बैंक्स की मर्जी के बिना पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक ही तो नोट छापती है, वही तो नोटें इशू करती है मार्केट में। तो बिना रिजर्व बैंक की मर्जी के थोड़ी ना कुछ आ सकता है मार्केट में, कोई भी नोट। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बात? तो मनी सप्लाई क्या होगा? देश के जो इंडिविजुअल्स है आपके और हमारे जैसे और बिजनेसमैन वगैरह जो है, उन्होंने जो पैसा होल्ड करके रखा हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। गवर्नमेंट ने और बैंक्स ने जो पैसा होल्ड करके रखा हुआ है उसको मनी सप्लाई का में नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, यानी सप्लायर्स ऑफ मनी है, वही मनी सप्लाई करते हैं मार्केट में। ठीक है? अब इसी में एक टॉपिक है अपना मनी सप्लाई के अंदर ही, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई डालो। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो यानी देश के लोगों ने जो पैसा होल्ड करके रखा हुआ है वो मनी सप्लाई में आएगा। किस किस फॉर्म में पैसा होल्ड करके रखा हुआ है वो कैसे देखा जाएगा? ठीक है, मनी सप्लाई में हमने ये तो समझ लिया कि देश के लोगों ने जो पैसा होल्ड करके रखा हुआ है वो मनी सप्लाई में आएगा। पर किस किस फॉर्म में वो पैसा होल्ड करके रख सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म है करेंसी। जो करेंसी ऐसे ही घर में रखी हुई है ना उन्होंने, अपने घर की अलमारी में, अपने वॉलेट वगैरह में, इस तरीके से जो होल्ड करके रखी हुई है लोगों ने, पब्लिक ने, वो मनी सप्लाई में होगा। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट। अभी आप बैंकिंग पढ़ेंगी, ठीक है, तो बैंकिंग में आप पढ़ेंगी कि 4 अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी फिक्स्ड अकाउंट, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट भी कह सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक में 4 अकाउंट्स में जमा कर सकता है। ठीक है, जब भी आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरने जाएंगे ना, तो आपसे पूछेगा किस टाइप का खाता आप खुलवाना चाहती हैं, सेविंग, करंट, फिक्स्ड के रिकरिंग। तो आपको टिक करना होगा उस पर कि किस टाइप का खाता आप खुलवाना चाहती हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग ये सेविंग। खुलवा सकते हैं, हाँ, 4 के चारों खुलवा सकते हैं। हाँ, फिर वो चारों अलग अलग खाते खुलेंगे, उनका अलग अलग अकाउंट नंबर होगा, खुलवा चारों सकते हैं। उसमें भी ये जो करंट करंट अकाउंट है, वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं खुल सकता है, यानी आपके और हमारे नाम पे नहीं खुलेगा, ये सिर्फ बिजनेसेस के नाम पे खुलता है। यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस के नाम पे खुल सकता है करंट अकाउंट, आपके नाम पे नहीं खुल सकता करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ बिजनेस वो मतलब बिजनेस फर्म को ऑफर किया जाता है वो। ठीक है, वो यस सर। फीचर्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि एक फीचर बताऊं तो सेविंग अकाउंट की एक लिमिट होती है ना, आपका है सेविंग अकाउंट के नहीं? नहीं, नहीं है? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो जैसे आपके घर में और लोगों का होगा तो उनसे जैसे आप जान सकती हैं। जैसे कि अपना बताऊं, मेरा खाता है पीएनबी में, तो पीएनबी में मैं 2000 रुपए से नीचे विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ अपने खाते में से। मतलब 2000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, 2000 रुपये मुझे मेंटेन करके चलने हैं खाते में।
करंट अकाउंट में क्या है, जीरो बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। यानी करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस में भी जा सकता है। समझ में आई बात? फिर मतलब बैंक अपने पास से पैसा देगा आपको खर्च करने के लिए, हाँ ऐसा होता है। क्रेडिट कार्ड में नहीं होता, जैसे क्रेडिट कार्ड यस में सर। क्या होता है, बैंक पहले पैसा देता है फिर बाद में पैसा लेता है ना। आप पहले पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको बैंक के पास जाके जमा करना होता है। बिल्कुल वैसे ही करंट अकाउंट की भी फैसिलिटी है, पहले खर्च कर दो फिर बाद में बैंक को पैसे दे देना, ठीक है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है कि अगर लेट कर दिया देने में तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पड़ेगा, तो वैसे इसमें भी हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो ये करंट अकाउंट थोड़ा स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है। बाकी सेविंग आपने सुना होगा, सेविंग नॉर्मल है जो हर आदमी चलाता है। फिक्स डिपॉजिट वो एफडी वगैरह, एफडी आपने सुना नहीं है कि नहीं? हाँ सर, सुन रहा है। हाँ ठीक है, वो एफडी होता है, इसको भी वहीं पर बैंकिंग में डिस्कस करेंगे। और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी होता है, ठीक है। आरडी भी हो सकता है आपने सुना हो, और अगर नहीं सुना होगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे बैंकिंग में, ठीक है। फिलहाल करंट अकाउंट आपको बता दिया क्योंकि करंट अकाउंट यहाँ पे जरूरी था, ठीक है। ये कह रहा है डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो है देश के, कमर्शियल बैंक्स यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसको छोड़ के जो भी संस्थान है जिसके नाम के आगे बैंक लगा हुआ है, वो सब कमर्शियल बैंक्स में आएंगे आपका, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास देश के लोगों का जो भी पैसा उनके करंट अकाउंट्स में पड़ा है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा चार अलग अलग अकाउंट्स में पड़ा होगा ना, जो अभी मैंने आपको बताया। सेविंग अकाउंट्स में कई सारे लोगों का पैसा पड़ा होगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा होगा, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट में बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा होगा, आरडी में। और करंट अकाउंट में बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा होगा। तो मनी सप्लाई में कौन सा लिया जाएगा? मनी सप्लाई में केवल उन लोगों का पैसा लिया जाएगा जो ये करंट अकाउंट में पड़ा होगा कमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के पास उनके करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा ना, केवल वही लिया जाएगा। इन तीनों में जो पैसा पड़ा होगा वो नहीं लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्यों? हाँ, क्या कह रही हैं? सर क्यों करंट अकाउंट लिया जाएगा? केवल करंट अकाउंट लिया जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट में बिजनेसेस का पैसा पड़ा होगा ना। अभी बताया आपको कि करंट अकाउंट केवल बिजनेस के नाम पे खुल सकता है, इंडिविजुअल्स के नाम पे खुलता ही नहीं है। तो एक तरीके से ये जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, उनके बिजनेस के पास कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, वो यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देश के जो आम इंडिविजुअल्स है उनका पैसा तो इन अकाउंट्स में पड़ा होगा, सेविंग, एफडी, आरडी में, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें करंट अकाउंट में तो वो पैसा है कि जैसे वो है नहीं, बिजनेसेस है, रिलायंस का पैसा इसमें होगा, ठीक है। टाटा, उनका करंट अकाउंट होगा, उनके पैसे पड़े होंगे, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा कितना पैसा आ रहा है उनके पास, कितना पैसा जा रहा है। इसीलिए करंट अकाउंट को केवल लिया जाता है ताकि बिजनेस फर्म्स के ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जा सके। क्लियर है? यस सर। सर जो फर्स्ट वाला बताया करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इसमें क्लाइंट लिखी है इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स आर इंक्लूड कॉइंस ऑफ क्या क्या क्या, डिनोमिनेशन धीरे ऑफ। धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, क्या? हाँ, हाँ जो आपने वो फर्स्ट पॉइंट बताया करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, हाँ, तो सर इसमें लाइन है इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स, मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट। ये और जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा ना, उन सब में सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा यानी सबसे ज्यादा जल्दी खर्च किया जा सकता है उसको। आपका पैसा बैंक में पड़ा हो, ठीक है, तो आप ज्यादा जल्दी खर्च कर सकते हो,
या मैं कहूँ आपका पैसा कहीं शेयर में लगाओ तो जल्दी खर्च कर सकते हो, या आपके हाथ में आपके घर में ही पड़ा है, आपके वॉलेट में, तो जल्दी खर्च कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है जो पैसा वॉलेट में पड़ा हुआ है उसको ज़्यादा जल्दी खर्च किया जा सकता है, तो वो पैसा ज़्यादा लिक्विड होता है इन कंपैरिजन टू द अदर टू, क्योंकि वो पैसे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उनको पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप खर्च कर पाओगे, है ना। यस सर। क्लियर है। इसीलिए इसमें क्या आएंगे, करेंसी नोट्स और कॉइन्स आएंगे जो आपके पास हैं, जो आपके पास इस समय रखे हुए हैं आपके घर में। सर आपके घर में होगा। नहीं मैम, आपके यहाँ होगा। हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं। सर इसको लीगल टेंडर मनी क्यों कहते हैं? किसको? और ये करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक को ही? क्योंकि लीगल टेंडर मनी, क्योंकि ये जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स पब्लिक ने ले रखे हैं वो देश का लीगल टेंडर होता है। उन्हीं से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे से। आपको कुछ खरीदने जाना है तो जो दुकानदार होगा केवल वही नोट्स और कॉइन्स एक्सेप्ट करेगा जो आपके पास होंगे। क्यों? क्योंकि वो देश की सरकार द्वारा इशू किए गए नोट्स और कॉइन्स हैं जिनको देश में लीगल टेंडर माना जाता है। और जब आप कोई चीज़ बेचोगी तो भी आप वही उन्हीं तरीके के करेंसी नोट्स और कॉइन्स एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि वही करेंसी नोट्स और कॉइन्स को देश की सरकार, देश का जो रिजर्व बैंक है, वो लीगल टेंडर मानता है। ठीक है। याद है डिमोनेटाइजेशन का वक्त? यस सर। हाँ, तो डिमोनेटाइजेशन के वक्त मोदी जी क्या बोले थे कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे वो 500 और 1000 के नोट 12 बजे के बाद। तो इसका मतलब ये था कि उनका यूज़ करके आप कुछ भी कमोडिटी एक्सचेंज नहीं कर सकती हो किसी से, एक दूसरे से। परचेज और सेल्स के वक्त वो यूज़ में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज के लिए। क्लियर है ये बात? यस सर। हम्म। इसको एक और बोला गया, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फियाट मनी। हाँ हाँ, वो उसका एक और नाम होगा फियाट मनी। फियाट का फुल फॉर्म क्या है? सर फियाट FIAT ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है। हाँ तो ठीक है, याद रखो, फियाट मनी भी कहते हैं उसको। मे भी एमसीक्यू। वही होगा। हाँ हाँ, एमसीक्यू एमसीक्यू आएंगे क्या? सर इस बार हमको सिर्फ एक ही पेपर होगा लास्ट में। एमसीक्यू मतलब सुना है? जैसे जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे अब। हाँ, एमसीक्यू सुना है, इस बार नहीं आएंगे। हाँ। तो ठीक है, फिर ऐसे छोटा मोटा सवाल नहीं आ सकता कि ये एमसीक्यू में बहुत आराम से बन जाता है इसका क्वेश्चन। फिर थोड़े बहुत तो MCQ तो आएंगे ना जैसे पहले आते थे। हम्म। ठीक। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक्स का आप समझ गई हो ना ये चीज़, कि जो पैसा करंट अकाउंट में रखा है लोगों का उसको हम लेंगे, बाकी सेविंग, एफडी और रिकरिंग अकाउंट में जो पैसा रखा है उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। क्लियर है बात? अब तीसरा कंपोनेंट जो होता है मनी सप्लाई का, वो क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स पड़े हैं, अब आरबीआई के पास कौन से डिपॉजिट्स हो सकते हैं? जैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी इंटरनेशनल बॉडी ने आरबीआई के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करवा के रखवाया हो। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जिनका प्राइमरली काम लोन वगैरह देने का होता है। ठीक है। जैसे मुथूट फाइनेंस नहीं है, यस सर। एचडीबीसी फाइनेंस नहीं है, ये सब फाइनेंस कंपनीज हैं। तो इन सब कंपनीज ने अगर कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के रखवाया हो, ठीक है,
और इंटरनेशनल बॉडीज जैसे WHO, WTO, इन सब के ऑफिसेज हैं ना इंडिया में, हाँ तो इन्होंने कुछ पैसा डिपॉजिट करवा के रखवाया हो RBI के पास, ठीक है, तो वो सब भी मनी सप्लाई में लिया जाएगा। तो मनी सप्लाई में ये 3 चीजें आएंगी मैम, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इन तीनों में से किसी में कोई डाउट हो तो बताओ। सर लास्ट वाला बता दीजिए, मेरी बुक में नहीं है। बुक में नहीं है, नहीं है। ऐड कर लो अदर डिपॉजिट्स विद RBI। और इसका मतलब लिखना चाहो तो हिंदी में ही लिख लो। बोलूं, हिंदी लिखनी आती है कि नहीं? आती है। डाउटफुल रहता है मैम बड़ा, आजकल किसी को हिंदी मैंने लिखने। हिंदी ऑप्शनल लिया है, लिख तो अच्छा, लूँ। लिख लो इसके बारे में अदर डिपॉजिट्स विद RBI में कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल बॉडी ने RBI के पास पैसा डिपॉजिट करवा रखा। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। अच्छा, हाँ मैम, वो हिंदी थोड़ा लिखने में धीमे होंगी ना। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद या इंटरनेशनल बॉडी ने RBI के पास पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, ठीक है। अब क्लियर है तीनों पॉइंट? ये क्यों बोला आज नो छुट्टी? छुट्टी किस बात की थी आज? मतलब किस लिए छुट्टी चाहिए था मुझे? आज स्कूल में छुट्टी क्यों थी आपकी? सर मेरा तो रोज छुट्टी रहता है, ऑनलाइन क्लास चलती है क्या ही। अच्छा। चलो तब तो बढ़िया है। आज ईद थी ना मैम, तो उसकी कोई सर छुट्टी नहीं। हम लोग क्या ही करेंगे। हाँ वही बात, इसलिए तो छुट्टी नहीं दी। ना हमें सेलिब्रेट करना है ना आपको, तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अब तीनों में से किसी पॉइंट में कोई डाउट? अभी तो नहीं, चलो, बाद में आता है। हाँ, बाद में बड़ी भारी मात्रा में आता है ना। सर अब 11 बजे क्यों नहीं क्लास लेने को बोला? फिर मैंने 11 बजे बोला। हाँ, जब मैंने रात के 11 बजे बोला तो आपने 4 बजे क्यों फिक्स कर दिया था? आप ही ने तो 4 बजे बोला था, मैं तो कह रहा था 11 बजे पढ़ लो अभी सुबह। सुबह 11 बजे नहीं, मैं रात के उस दिन जब कल डिसाइड हो रहा था तब मैं बोल रही थी। क्या? रात के 11 बजे। रात के 11 बजे? रात के 11 बजे कौन पढ़ता है मैम? सर रात के रात में 11 लगता है पढ़ना। रात के 11 बजे पढ़ ही नहीं पाओगी, दिन भर की क्यों? थकान, सो जाओगी पढ़ते पढ़ते। अरे सर रात में नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह 11 बजे सो कर उठे जब आप फोन किए। अच्छा, सही है। 11 बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, 10 कर सकते हैं। तो 10 बजे डिनर करते हैं इसीलिए। अरे मैम, आपकी टाइमिंग बहुत ऑड है, 9:30 कर लो। तो सर 9:30 10:30 करेंगे तब भी 10 बजे तो डिनर का आ ही जाएगा ना टाइम। अरे तो 10:30 पे डिनर कर लेना। अरे नहीं सर, काफी लेट हो जाएगा तब। चलो 4 बजे पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, बढ़िया है ना। हाँ सर ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला, M1। M1 इज इक्वल टू करेंसी
notes and coins, C plus डिमांड डिपॉजिट्स, जो 3 चीजें हमने पढ़ी नहीं अभी, Yes, sir. करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, इसमें आपको एक्सक्लूड करके रखना है इंटर बैंक डिपॉजिट्स। इंटर बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है ना, एक बैंक दूसरे बैंक के यहाँ कुछ पैसा डिपॉजिट करवा देता है, जैसे एसबीआई ने पीएनबी के यहाँ कुछ पैसा डिपॉजिट करवा दिया अपना, तो इसको कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, उनको नहीं लेना है यहाँ डिमांड डिपॉजिट्स में, ठीक, उसको एक्सक्लूड करना है। और प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ओडी। ठीक है, So, एक सेकंड। M1 का मतलब होता है नैरो मनी। M1 मतलब नैरो मनी। और ये कैसे आएगा? आपने जो तीनों प्रिंसिपल फंक्शंस पढ़े मनी सप्लाई के, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, उनको ऐड कर दो आपस में, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में आपको एक्सक्लूड करना है इंटरबैंक डिपॉजिट्स, और साथ ही साथ ऐड करना है उन सब में अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ये है नैरो मनी। सेकंड M2, जो आपने M1 निकाला है इसमें ऐड कर दो सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। आपको पता है पोस्ट ऑफिस भी होता है इस देश में? Yes, हाँ सर sir. पता है, इंडिया पोस्ट सर। हाँ, तो उनके पास भी यही सारे खाते होते हैं, उनके पास भी आप ये बैंकिंग वाले काम कर सकती हो, सेविंग अकाउंट खुलवा सकती हो, आरडी खुलवा सकती हो, एफडी खुलवा सकती हो, करंट अकाउंट नहीं होता जहाँ तक उनके पास। ठीक है, तो उनके पास अगर आपने सेविंग डिपॉजिट्स कुछ करवा रखे हैं, ठीक है, उनके पास जो आपने सेविंग डिपॉजिट्स करवा रखे हैं वो सब आप इसमें अगर जोड़ दो, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के साथ, ठीक है, तो आपका M2 निकल आएगा। यानी M1 की जो तीनों चीज़ें हैं उसमें आप देश के लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में सेविंग डिपॉजिट जो करवा रखा है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, वो सारा पैसा अगर आप जोड़ दो उसमें M1 वाली अमाउंट में, तो M2 की अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब पोस्ट ऑफिस का भी जो बैंक है तो उसके पास भी सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, ये लेना है आपको। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, ये नहीं लेना है आपको। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, ये नहीं लेना है यहाँ M2 में आपको। करंट अकाउंट अगर होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, वो भी नहीं लेना है आपको। सिर्फ सेविंग अकाउंट में जो लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, जितने रुपए का पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ पे जोड़ देंगे आप। ठीक है, करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के साथ, और तो आपका M2 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इज M3। Sir, M2 को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, कुछ ऐसा खास नाम नहीं उसका, खास नाम केवल M1 और M3 का है। M3 क्या होता है? M1 Sir, प्लस, इसमें M1 भी लिखा है, sir. M1 is the most liquid measure of money supply. हाँ, मतलब इसमें M1 होता है, ठीक है।
M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स excluding interbank deposits ठीक है। तो M1 की जो तीनों चीजें थी, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, उन तीनों के साथ साथ अगर आप टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट्स को जोड़ दो, जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास रखा हुआ है पैसा, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोगों का पैसा फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में है, टाइम डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो पैसा भी आप M1 वाले आइटम्स के साथ जोड़ दो, तो आपकी M3 की आइटम्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? M3 की आइटम्स आ जाएंगी। कमर्शियल बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है देश के सारे लोगों का, उसको आप करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के साथ जोड़ दो, तो M3 की अमाउंट्स आ जाएंगी। ठीक है, किसका? टाइम डिपॉजिट्स, जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास है, फिक्स डिपॉजिट्स उनके पास। इसमें भी इंटरबैंक डिपॉजिट एक्सक्लूड करके चल रहा है, ठीक है, जैसे कि M1 में था। M3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रॉड मनी। क्लियर है? नाउ फोर्थ इज M4। ये कैसे निकलेगा? M3 जो आपने निकाला है उसमें जोड़ दो टोटल डिपॉजिट्स with post office savings bank excluding national savings सर्टिफिकेट। ठीक है, M4 जो कि लास्ट है, M1 M2 M3 M4 चार पढ़ना था हमें। M4 कैसे निकलता है? M3 जो आपने निकाला है उसमें आप जोड़ दो टोटल डिपॉजिट्स यानी सारे के सारे डिपॉजिट्स, वो किसी भी फॉर्म के हो, सेविंग, करंट, रिकरिंग, करंट, एफडी, किसी भी फॉर्म के अमाउंट डिपॉजिट्स हो। किसके पास? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के पास। ठीक है, तो वो आप वो अमाउंट्स इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? M4 की अमाउंट्स आ जाएंगी। ठीक है, बस आपको एक्सक्लूड क्या करना है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड करना है उसमें से। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो अमाउंट होती हैं जो कि एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है ये, जो कि अगर आपने ले रखा है तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है। ठीक है, इनकम टैक्स में। क्लियर है? M3 में अगर आप देश के लोगों ने किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट कर रखा है पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में, वो अगर अमाउंट ऐड कर दो M3 के साथ, तो आपके M4 की अमाउंट आ जाएगी। बस आपको एक्सक्लूड इसमें से क्या करना है? वो अमाउंट जो देश के लोगों ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट की है। ठीक है, क्योंकि वो हमें टैक्स डिडक्शन लेने में मदद करती है इनकम टैक्स में। क्लियर तो है? इसे हर कोई ले सकता है? हाँ, तो इसे हर कोई ले सकता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हाँ। पता नहीं, शायद हाँ, हर कोई। पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, Yes.
कोई डाउट M1 M2 M3 M4 में? ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि पूरा हुआ है, मनी सप्लाई, मनी वाले पार्ट का। बैंकिंग में तो है और इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर M1 बता दीजिए एक बार। M1 मतलब वो जो तीनों कंपोनेंट्स पढ़े नहीं थे, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तीनों के अमाउंट्स को कंबाइन कर लो, M1 बन जाएगा। ठीक है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स में हम लोगों ने जो जेबों में पैसा ले रखा हुआ है, अपने घरों में जो पैसा रखा हुआ है वो आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स में वो आएगा जो करंट अकाउंट में, कमर्शियल बैंक्स के पास करंट अकाउंट में जो पैसा रखा नहीं हुआ है देश के लोगों का, वो आएगा। इसमें से इंटरबैंक डिपॉजिट एक्सक्लूड करके चल रहा है। और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स है, अदर डिपॉजिट्स यानी जो इंटरनेशनल बॉडीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा आरबीआई ने जमा करके रखा हुआ है, वो पैसा आएगा। ठीक है। यस सर। क्लियर है इसमें? मनी सप्लाई में कोई डाउट? नहीं सर। चलो फिर अब मनी टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हाई पावर्ड मनी। अब कल से हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे। हाई पावर्ड मनी टॉपिक है, इसके बारे में लिखो। द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी ultimately depends on the overall supply of money ultimately depends on the amount of central bank money ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन, मनी issued by the central bank, bracket close, full stop. The overall supply of money ultimately depends on the amount of central bank money, bracket open, money issued by the central bank, bracket close, full stop. The central bank money is sometimes called high powered money or the monetary base, full stop. The central bank money is sometimes called high powered money or the monetary base. ठीक है। देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो उसके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है, जितना ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है उतना अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है। और अल्टीमेटली जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा होता है, देश के सेंट्रल बैंक के पास पड़ा होता है, उसको वो उस अमाउंट को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी। ठीक है। हाँ। यस। अब आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो कहाँ से आया है? वो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का पैसा है जो कि देश के लोगों का है। ठीक है। वो जो फर्स्ट पॉइंट नहीं था मनी सप्लाई का, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, तो पहला पॉइंट तो वही हो सकता है कि वो वाला पैसा है। ठीक है। डिपॉजिट्स वगैरह जो बैंक से रखवाया है बैंक आरबीआई ने। ठीक है। क्योंकि जो कोई भी बैंक हो, जैसे एसबीआई हो, तो एसबीआई अगर अपने कस्टमर से 1000 रुपए रिसीव कर रहा है एज डिपॉजिट,
एसबीआई अगर अपने कस्टमर से 1,000 रुपए रिसीव कर रहा है एज डिपॉजिट, तो आरबीआई कहता है इसमें से सर्टेन परसेंटेज, इसमें से सर्टेन परसेंटेज, वो सर्टेन परसेंटेज कितना होगा वो कौन बताएगा? आरबीआई खुद बताएगा। ठीक है, वो सर्टेन परसेंटेज कितना होगा वो आरबीआई खुद बताएगा। तो जैसे कि मान लो वो है 10%, तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। 100 रुपए कहता है 1,000 में से मेरे पास आके जमा कर दो। ठीक है, 1,000 में से 100 रुपए कहता है मेरे पास आके जमा कर दो, आरबीआई ऐसा कहता है। ठीक है, तो क्या वो पैसा आरबीआई का हो गया? नहीं, वो जब चाहे एसबीआई ले सकता है वापस। जैसे लोग अपना पैसा एसबीआई के पास जमा कर रहे हैं, वैसे एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करे। वो यही कहता है आरबीआई, 100 रुपए जमा कर दो आके बस। ठीक है, यस सर। तो यानी आरबीआई देश के लोगों से तो पैसा लेता ही है डिपॉजिट के फॉर्म में, और वो चीज़ कभी कभार ही करता है। मतलब देश के लोग, कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके आरबीआई के पास जाके आरबीआई से कहो कि मेरा एक सेविंग अकाउंट खुलवाओ, खोलो आरबीआई में, तो खोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आपातकालीन सिचुएशन में वो आपसे एज अ डिपॉजिट्स लेते हैं पैसा। जैसे कि नोटबंदी के समय आरबीआई में जाके आप पैसा जमा कर सकती थी ना, तो ऐसी कोई आपातकाल सिचुएशन होती है तब जाके आप पैसा वहाँ डिपॉजिट कर सकती हो। ठीक है, एज कॉमन इंडिविजुअल्स। सर आपने किया था? नहीं, आरबीआई तक जाना नहीं पड़ा था बस, लेकिन कुछ जानने वाले गए थे लोग। ठीक है, और आरबीआई में तो और लंबी लाइन लगी थी। आरबीआई का ऑफिस कहाँ है यार? लखनऊ में, पता है? पता नहीं। हजरतगंज जानती हो कहाँ पड़ता है? हाँ सर। लखनऊ में आता है कि नहीं? आता है। चलो गनीमत है, पता है। तो हजरतगंज में है मैम। ठीक है, हजरतगंज में एक एसबीआई का भी बहुत बड़ा ऑफिस है, जो लखनऊ का सबसे बड़ा ऑफिस है। तो दोनों आसपास ही हैं। ठीक है, तो जो आम लोगों का पैसा है प्लस ये जो बैंकों से जो पैसा जमा करवा के रखवाया हुआ है, सर्टेन परसेंटेज जो उनकी डिपॉजिट्स का है, वो जो आरबीआई अपने पास जमा करवा लेता है, इसको कैश रिजर्व कहते हैं। बैंकिंग में पढ़ेंगे, ये जो अमाउंट आरबीआई ने जमा करवाई है, इसको कैश रिजर्व कहते हैं। तो ये भी बैंक जमा करवा के रखता है। ठीक है, क्लियर बात है? और ये यस सारा सर। पैसा जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, ये सारी जो करेंसी आरबीआई के पास है, ये सारा अमाउंट जो आरबीआई के पास है, इसी को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कि नहीं? हाई पावर्ड मनी क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो, सर अभी नहीं। हाई पावर्ड मनी में कोई डाउट नहीं है। हो सकता है हाई पावर्ड मनी आपके कोर्स में ना हो, किताब में ना दिया हो। मुझे 1% डाउट था, ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ना। ठीक है? सर है। है, चलो ठीक है फिर। तो फिर आईएससी में नहीं होता होगा, किसी एक बोर्ड में नहीं है, आईएससी में नहीं होगा, फिर सीबीएसई में है। ठीक है मैम, हो गया ये मनी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। बैंकिंग अब कल से स्टार्ट करेंगे। अब अगर कोई सर डाउट हो। मेरे को बता दीजिए जो मैंने पूछा था। हाँ, सर कहा जो क्या? मेरे वो तो बता दीजिए, कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी। हाँ, तो फोटो भेजो और रीडिंग मारे।
हेलो। Yes, sir. पहला पॉइंट तो मैंने आपको करवाया था उधर कल ही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ, नेशनल इनकम, वो क्लियर है? हैं? नहीं। क्या क्लियर नहीं है? Money helps in optimum distribution of national income among different factors of productivity, land, labor, capital, and entrepreneurship. Total output of the country is jointly produced by these sectors. So the output should be distributed among them. Money helps in distribution among the national product in the form of rent, wages, interest, and profit, which are expressed in monetary terms. देश की जो नेशनल इनकम है वो आपके जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके बीच आपको ये अमाउंट बांटनी है। ठीक है, साथ ही साथ रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सेक्शन सबके बीच बांटनी है। तो कैसे बांट सकते हो? मनी के फॉर्म में ही तो बांटोगे ना। जो नेशनल इनकम है उसको मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ही बांट सकते हो ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये अगर आप मनी के फॉर्म में इन चीज़ों को डिनोट ना कर सको तो नहीं बांट पाओगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ मनी का। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। सेकंड, सर नेशनल इनकम क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि नेशनल इनकम बांटी जाती है। ठीक है, जो देश की नेशनल इनकम है वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एलोकेट की जाती है ताकि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए कि जितना एनुअल प्रोडक्शन हो रहा है उससे हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए? नहीं ना, उसको लगातार इंक्रीज करना चाहिए, हाँ। तभी तो चाइना के बराबर पहुंचेंगे। सेकंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये क्लियर है कि नहीं ये वाला पॉइंट? हाँ, हाँ सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, भाई इसको भर दो। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, अरे क्या सोच रही हो बताओ, क्लियर है कि हाँ नहीं? सर। हैं? हेलो, क्लियर है कि नहीं? सर बता देंगे कुछ हो जाएगा। क्या मतलब? बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मुझे पता नहीं क्या बोल रही हो। क्रेडिट क्रिएशन ये तो बताया था मैंने कल। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स वाज नॉट पॉसिबल until money was introduced. Money as a store of value has encouraged savings by people in the form of demand deposits in banks. Such demand deposits are used by commercial banks to create credit. ठीक है, ये कल आपको बताया था ये वाला पॉइंट कि यस हम, सर। एक इंसान है वो 1,000 रुपए जमा कर रहा है बैंक में, तो इसी पैसे को बैंक क्या करेगा? किसी व्यक्ति को जिसको जरूरत हो उसको उधार दे देगा। ठीक है, अब कितने वक्त के लिए उधार देना है इसको, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उधार देना है, और इससे कितना ब्याज लेना है। जैसे कि मान लो 8% ब्याज लेना है, तो इससे एनुअली कितना इंटरेस्ट लेना है, ये सारे कंडीशंस बैंक डिसाइड करेगा ना। और ये सारे यस सर। कंडीशंस वो कब डिसाइड कर सकता है? जब वो कितना अमाउंट लेंड कर रहा है बोरोवर को, कितना अमाउंट लेंड कर रहा है बोरोवर को, इसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके, तभी तो ये सारी चीजें वो डिटरमाइन कर पाएगा ना। तभी तो वो डिसाइड कर पाएगा कि इसको कितने टाइम पीरियड के लिए लोन देना है और कितना एनुअल उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक, यस सर। ये सारे क्रेडिट सिस्टम, ये सारा क्रेडिट बेसिस कितना होना, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो तभी डिसाइड कर पाएगा जब जो अमाउंट लेंड कर रहा है उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मनी increases the productivity of capital as it is the liquid asset and can be put to any use.
Due to liquidity of money, capital can be easily transferred from less productive uses to more productive uses. ठीक है, कैपिटल में क्या है, मनी क्या है, कैपिटल है एसेट की, किसी भी बिजनेस की कैपिटल है, ठीक है। तो आप आराम से इसको कोई भी ऐसी जगह से ट्रांसफर कर सकते हो जहां पे इसकी लेस प्रोडक्टिविटी हो रही है, और उस जगह पे ज़्यादा पैसा ट्रांसफर कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। जैसे आपके बिजनेस की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ए फैक्ट्री, बी फैक्ट्री, सी फैक्ट्री और डी फैक्ट्री। ए फैक्ट्री एक दिन में 100 यूनिट्स बनाती है, बी फैक्ट्री 1000 यूनिट्स बना देती है, सी फैक्ट्री क्या करती है 800 यूनिट्स बनाती है, ये 400 यूनिट्स बनाती है। तो ए यूनिट क्या कर रही है, ए फैक्ट्री सबसे कम यूनिट्स बना पा रही है ना, इसका प्रोडक्शन सबसे कम है ना। Yes, sir. तो आप क्या करोगे, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से निकाल कर बाकी तीनों में ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे। अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ए फैक्ट्री से निकाल के इसमें ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे। साथ ही साथ अपना पैसा भी बी ए फैक्ट्री से निकाल के बाकी तीनों फैक्ट्रीज में ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेस एफिशिएंट क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे कि लेस प्रोडक्टिव जो यूजेस है उसमें से कम कर दोगे और मोर प्रोडक्टिव यूजेस पे बढ़ा दोगे, है ना, Yes, क्योंकि वो sir. ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। नेक्स्ट है बियरर ऑफ ऑप्शंस। मनी प्रोवाइड्स परचेजिंग पावर in the hands of the person bearer holding it, and he has numerous options for its use. The bearer can change his decision regarding use of money from time to time and place to place depending upon urgency, intensity and priority. ठीक है, एक व्यक्ति जिसके हाथ में पैसा हो वो उस पैसे का बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकता है ना। आप क्या कर सकती हो, अगर आपकी जेब में अभी 50 रुपये तो आपके पास मल्टीपल यूजेस हैं। आप पेन खरीद सकती हो, उसका रजिस्टर खरीद सकती हो, है ना, Yes, sir. मोमोज खरीद सकती हो और कोल्ड ड्रिंक ले सकती हो, मल्टीपल यूजेस है आपके पास, ठीक। तो आप किस चीज़ पे खर्चा करोगी उसका डिसीजन क्या होगा, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बदल सकता है उसका डिसीजन, ठीक है। पर ये डिसीजन आप किसके ऊपर लेती हो, ये डिसीजन आप मनी के टर्म्स में ही लेती हो ना, कि जिस जिस चीज़ की प्रायोरिटी है आपके पास इस समय, जैसे कि 50 रुपये आपकी जेब में है और आपको इस समय भूख लग रही है, तो प्रायोरिटी क्या है, भूख लग रही है तो आप इस समय क्या लेंगी, मोमोज ले लेंगी, है ना। और मोमोज की कॉस्ट क्या है, 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये इधर खर्च कर देंगे, साथ में 30 रुपये बच गए तो एक कोल्ड ड्रिंक भी आ सकती है, सही बात है। Yes, sir. हाँ, तो इंसान के हाथ में जो पैसे हैं, जो परचेजिंग पावर है, उसका वो एफिशिएंटली यूज किस हिसाब से करता है, ऑन प्रायोरिटी बेसिस करता है, जिस चीज की प्रायोरिटी है उसको इस समय, ठीक। क्लियर है ये। हाँ sir. चलो, बेयरर ऑफ ऑप्शन हो गया, और लास्ट वाला तो याद होगा ना, गारंटी वाला, ये कल जाते जाते ही समझाया था, ये भी नहीं याद है, हाँ सर समझा देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, चलो समझा देते हैं। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मनी सर्व्स, ये तो ऐसे ही बता देते हैं। जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि मैंने आपको पैसा उधार दिया, अब मुझे चाहिए कि आप कुछ गारंटी के लिए रखो, यानी कोई चीज़ गिरवी रखो, तो जैसे हाँ, मैंने आपको, याद आ गया. हाँ So याद आ गया. याद आ गया ना, तो ज़्यादातर मैं आपसे ज़्यादा कीमत की चीज़ गिरवी रखवाता हूँ, ठीक है, जितने का लोन दे रहा हूँ उससे ज़्यादा की चीज़ गिरवी रखवाता हूँ, या फिर अगर गिरवी नहीं रखवाता हूँ तो किसी गारंटर को बुलवाता हूँ, कहता हूँ किसी गारंटर को लेके आओ जो कि मुझे क्या करे, गारंटी दे दे, अगर आप पैसा नहीं दे रही हो तो वो पैसा दे देगा। तो ये क्या होता है, ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी तभी हो सकता है ना जब आप चीज़ों को मनी के टर्म्स में मेजर कर सको, अगर नहीं कर सकते हो तो कैसे होगा, ठीक है।
ठीक है, सरस है कि नहीं बताओ? yes sir. कोई डाउट अब कि नहीं? फंक्शंस ऑफ मनी में कोई डाउट? नहीं इवोल्यूशन ऑफ मनी में कोई डाउट? नहीं मनी सप्लाई, हाँ सर वो तो